स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 5 अप्रैल। हमारी फर्स्ट न्यूज़, ये इशू ऑलरेडी हमने कवर किया था, जहाँ पे आसाम के कुछ कम्युनिटी वो चाहते हैं उनको मिले शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस या सर्टिफिकेट। फर्स्ट आते हैं कुछ राज भोक्सिस, नेक्स्ट आते हैं आदिवासी, अहोम, कोटिया, मटक एंड मोरन। हो सके इस पे प्रीलिम का क्वेश्चन बने। इस एडवर्टाइजमेंट से एक प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लोकेटेड है बेंगलुरु में। ये ना एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जिसका काम है रिसर्च करना इन बेसिक साइंस में, और जिसको फंड देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको कुछ याद आएगा। ये है हमारे प्यारे CV रमन। इन्हीं के नाम पे बना है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उन्होंने खुद इसको बनाया था। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो हमारे किसी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, ना कोई बॉडी है। इस पर प्रीलिम क्लियर बन सकती है, बस इसको फंडिंग आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं इस PYQ पे। हम अभी 2 PYQ करेंगे। ये क्वेश्चन आया था 2010 के प्रीलिम एग्जाम में। स्टेटमेंट फर्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलरेडी हमने कवर किया है। हमें बताए हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जिसके अंडर में हम डिसाइड करते हैं इसी नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, साथ ही अदर प्रोजेक्ट को। तो इसका मतलब नेशनल पार्क की जो बाउंड्री है वो डिफाइन रहेंगी किसी लेजिस्लेशन के अंडर में, किसी स्टैट्यूट के अंडर में। ये है WPA 72 के अंडर। ये बात बिल्कुल सही है। हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। हम ऑप्शन हमारा बी हटा देंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर टू कंजर्व ए फेव स्पेसिफिक स्पेसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये बात बिल्कुल गलत है। बायोस्फीयर रिजर्व का एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होता है जहाँ पे सारे फ्लोरा फौना को हमें कंजर्व करना होता है। हम स्टेटमेंट 2 हटा देंगे। थर्ड स्टेटमेंट आता है इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं 2019 के प्रीलिम के क्वेश्चन पे। विच ऑफ फॉलोइंग आर इन अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। कौन कौन आते हैं अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में? ये हमारा क्वेश्चन कवर होता है NCERT ज्योग्राफी से, जिसका आंसर है नैयार, पेप्पेरा, शेंद्रुने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कलक्कड़ मुंदथुराई टाइगर रिजर्व। ये आता है तमिलनाडु एंड केरला के बॉर्डर पे, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। और अगर बाकी ऑप्शन अगर आपको पता भी नहीं है, बस आपको प्लेस कहाँ पे ये पता हो, तब भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ऑप्शन बी में देखिए मुदुमलाई सत्यमंगलम, ये आता है तमिलनाडु में। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये आता है केरला में। हमें ऐसे प्लेसेस चाहिए जो कॉमन हो तमिलनाडु में भी और थोड़ी केरला में भी। इसको हटा देते हैं। थर्ड आता है कौंदिन्या, गुंडला, ब्रह्मस्वरम एंड पापीकोंडा। पापीकोंडा तो आंध्र प्रदेश में आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मुखुर्ती नेशनल पार्क, मुखुर्ती आता है तमिलनाडु में। ये भी हटा देंगे। फिर आता है कावल, कावल शायद तेलंगाना में आता है। श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नागार्जुन सागर श्रीशैलम। इस पे तो यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। श्रीशैलम पे ये आता है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में। ये भी हमारा हट जाता है। आज उसी पे एक न्यूज़ आई है अगस्तमलाई पे। इसकी जो इकोसिस्टम है पूरी तरह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की है।
और ये साउथर्न मोस्ट वेस्टर्न घाट में आता है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे कुछ टाइगर के हैबिटेट है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, कुछ सेंचुरीज है जो आती है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर के अंदर में। अगस्त्यमलाई को रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने, जो आती है तमिलनाडु एंड केरला के बीच में। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। इसके अंदर हमें मिलता है पेरियार टाइगर रिजर्व, श्री विल्लुपुत्तूर ग्रिजल स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेघमलाई एंड तिरुनेवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हो सके इस पर अगला क्वेश्चन बन जाए। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, हम ना रैपिड अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं और इंक्रूचमेंट कर रहे हैं। इस वजह से हमारा जो फॉरेस्ट है वो ना डिक्लाइन होते चल रहे हैं। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, और अभी जो उसमें नई अमेंडमेंट आई है जिसके अंदर में हम रिजर्व करते हैं कुछ फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या टाइगर रिजर्व को। हमने अभी जो थर्ड स्टेटमेंट देखा था, कौन सा, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये बात इसी को कवर करता है। अब आते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। NAL, ये है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, जो आती है CSIR के अंडर में। इन्होंने एक ट्रेनिंग प्लेन बनाया है जिसका नाम है हंसा 3NG। तो इस पे प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, ये प्लेन क्या है, किसने बनाया और जिन्होंने बनाया है और किसके अंदर में आते हैं। सिंपल लाइन यही बनेगी। अब आते हैं हमारे PYQ पे। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। ये क्वेश्चन आया था 2018 की प्रीलिम में। क्या होता है लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी, इसको कोई भी किंग या कोई मोनार्ची इशू कर सकता है, या फिर कोई सोवरेन गवर्नमेंट, या फिर कोई मॉनेटरी अथॉरिटी। अगर आपके पास इंडिया में लीगल टेंडर है, मतलब आपके पास पैसा है, मनी है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स है, या कुछ सर्टिफिकेट है, अगर जिसको वाकई सेंट्रल अथॉरिटी ने, बैंक अथॉरिटी या गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है लीगल टेंडर मनी, अगर आप उसको लेके किसी मार्केट में जाते हो, बाजार में जाते हो और चाहते कि हमें ये दे दो और ये पैसे ले लो, सामने वाला आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर मनी। ये क्वेश्चन इसी को कवर कर रहा है कि क्या होता है लीगल टेंडर मनी। तो यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिलता है बी, मनी विच इज अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन अ सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। मतलब आपको अगर पेमेंट करना है तो आपको सामने वाले को लेना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता कि सर आप मुझे ऑनलाइन दीजिए या आप मुझे DD दीजिए, आप उसको कैश दे सकते हैं। इसको कहा जाता है लीगल टेंडर मनी। आज उसी पे एक न्यूज़ आई है, हमारे RBI के एक नए गवर्नर आए जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। तब RBI ने जो न्यू सीरीज है महात्मा गांधी बैंक नोट की, उसके अंडर में 10 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ की नई नोट को इशू किया है, जिस पे नए गवर्नर की सिग्नेचर रहेंगी, और ये है लीगल टेंडर। प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है इनडायरेक्टली। ये है हमारी 500 रुपये की नोट्स, जिसपे 15 लैंग्वेज में ये लिखा है 500 रुपया। क्वेश्चन बन सकता है किस लैंग्वेज में लिखे है या फिर कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है। फिर हमारा अगला पॉइंट बनता है 500 की नोट पे, ये है रेड फोर्ट, लाल किला। फिर आते 10 रुपये की नोट पे, यहाँ पे है सूर्य मंदिर, कोणार्क, सन टेम्पल। हो सके इस पे प्रीलिम का क्वेश्चन बने। ऑलरेडी अदर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, हो सके UPSC में आ जाए नोट्स और उसके पीछे क्या लिखा है और कहाँ का सिंबल है, जैसे सन टेम्पल, लाल किला, सांची स्तूप, अदर्स। अब आते हैं हमारी आखिरी न्यूज़ पे। हम चलेंगे साउथ कोरिया। ये न्यूज़ ऑलरेडी हमने 2 मंथ बिफोर कवर की थी, जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने उनकी पार्लियामेंट के अंदर में मार्शल लॉ लगा दिया था और आर्मी को लेके गए थे। लेकिन जो साउथ कोरियन पीपल है ये डेमोक्रेसी के प्रति काफ़ी अवेयर है, तो उन्होंने शुरू कर दिया वहाँ के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। तो अभी 60 डे के बाद वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है साउथ कोरिया की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इन्होंने
डिसीजन दे दिया कि इनको रिमूव कर दीजिए, इम्पीचमेंट हो गई है। और वहाँ पे एक रूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो 60 डे के अंदर में नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट होना चाहिए। भारत में है 6 मंथ के अंदर में अगर हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो नए प्रेसिडेंट आने में कम से कम 6 महीने के अंदर वो प्रोसेस पूरी होनी चाहिए। भारत में अगर वाइस प्रेसिडेंट का विषय, उप राष्ट्रपति की अगर पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को भरना चाहिए। तो इसको इंडिया सिचुएशन से कंपेयर करके प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।